हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो 24 फैब का सेकंड अटेम्प्ट का हम पेपर करने जा रहे हैं सॉल्व, है ना। सो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द एरोमेटिक। तो इसमें हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है और इसको इन्होंने मेटा डायब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर रखा है। तो हमें रीजेंट्स का सीक्वेंस एक्सप्लोर करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जिससे आप इसको इस पे कन्वर्ट कर पाए, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि एक जो करेक्ट है वो तो है ही, लेकिन तीन इनकरेक्ट क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो देखो, लेट मी स्टार्ट। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया मेटा डायब्रोमोबेंजीन में, है ना। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, राइट। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो अप्रोच देखो आप। नाइट्रोबेंजीन, इसका कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, बताओ आप। मेटा डायरेक्टिंग। और हमें दो बी आर चाहिए 1,3 पोजीशन पे, है ना। तो पहले तो इसका क्या करना है बताओ, हेलोजनेशन, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन से क्या होगा, मेटा पोजीशन पे बी आर की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम किसी भी तरह से डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लें। फिर इसका सेंड मीयर रिएक्शन करवा दें कॉपर सॉल्ट में, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, राइट। सो देखो, लेट मी स्टार्ट। पहले तो आप इसमें ब्रोमीन और आयरन टेस्ट ऐड कर दो। ब्रोमीन आयरन टेस्ट ऐड करोगे तो दिस वन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन से क्या होगा, बी आर मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, है ना। फिर इसमें आप टिन और HCl ऐड कर दो, या इसमें ऐड कर दो आयरन HCl ऐड कर दो, या इसमें जिंक और HCl ऐड कर दो। मेटल की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर के चेंज हो जाएगा एनिलिन में, NH2 में, है ना। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अब इसमें आप ऐड कर दो डायजोनियम, मतलब सॉरी सोडियम नाइट्रेट और HCl, और लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम सॉल्ट। ये डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बी आर मेटा पोजीशन पे था ही। फिर फाइनली इसमें आप ऐड कर दो CuBr, कॉपर का सॉल्ट है, तो दिस वन इज सेंड मीयर रिएक्शन। ये सेंड मीयर रिएक्शन है ना, फेमस, उसके नाम से फेमस है। Cu प्लस Br माइनस, ये पूरा डायजो ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एज वी नो N2 इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो ये एलिमिनेट होकर के यहाँ Br की एंट्री हो जाएगी, तो यू गॉट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और दिस वन इज डायजोटाइजेशन, ये तो डायजोटाइजेशन है ही। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब जो इसमें इनकरेक्ट है, इसमें एक देखा इसमें NaNO2, देखो इसमें सोडियम नाइट्रेट ऐड करने का कोई एडवांटेज ही नहीं। एक देखा टिन HCl, उसमें हो गया रिड्यूस एनिलिन में, ठीक है। फिर इसका ब्रोमिनेशन, एनिलिन का ब्रोमिनेशन करवाया तो एनिलिन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मेजर प्रोडक्ट कहां बनेगा, पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा। फिर उसमें सोडियम नाइट्रेट डालिए तो N2Cl बन जाएगा। फिर उसमें आपने NaBr डाल दिया तो यू गॉट द 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, जबकि हमें चाहिए 1,3, तो मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2, इट इज फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, और बड़ा ही एक फेमस कॉन्सेप्ट है इसमें, हार्डी-शुल्ज़ प्रिंसिपल, जो आप जानते हैं कोलोइड्स का, उसका कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली ये पूछा गया है, विच ऑफ द सॉल्ट कैन बी यूज्ड फॉर द एफिशिएंट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करना है आपको, ब्लड की क्लॉटिंग करनी है ना, तो इसके लिए एफिशिएंट सॉल्ट इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCH3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है फेरस सल्फेट, और एंड ऑप्शन डी इज फेरिक क्लोराइड, ये ऑप्शन है। अब देखो ब्लड, एज वी नो कि ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज सोल्ड, नेगेटिवली चार्ज सोल्ड है, तो बताओ हार्डी-शुल्ज़ जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज सोल्ड को आपको प्रेसिपिटेट करना है, कोगुलेट करना है, ब्लड को कोगुलेट करना है, तो आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, और जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो देखो ये Na+Mg+2, ये फिर सल्फेट ये Fe+2, और ये FeCl3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, तो इसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, तो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, तो ये इसको कोगुलेट सबसे ज्यादा करेगा, मतलब क्लॉटिंग जो है ब्लड का, या ब्लड का जो थक्का जमेगा वो सबसे ज्यादा इसी में होगा। तो करेक्ट आंसर इज FeCl3, है ना। तो बेसिकली इसमें हार्डी-शुल्ज़ का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है ना, शुल्ज़ का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है,
उससे हम ये कर पा रहे हैं, राइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हार्डी-शुलिच प्रिंसिपल है, जनरली काम में आता रहता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर यह पूछा गया है। देखो आप, ये हमारे पास 4 एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट क्लोरोबेंजीन है, फिर हमारे पास पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, फिर हमारे पास देखो क्लोरोबेंजीन है लेकिन इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 है, और फाइनली हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ही, लेकिन अब की बार जो NO2 है वो और 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस है। तो इसका रेट ऑफ NSR पूछा गया हमसे, है ना, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि इसका रेट ऑफ NSR क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एरोमेटिक SN, है ना। इससे रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन, और कार्बन आयन बनता है, जनरेट होता है, और रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में एडिशन, दूसरे स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो आप, यहाँ 3 NO2 है, 2 NO2 है या 1 NO2 है। अब बताओ, NO2 इज द विनिंग सिचुएशन है। NO2 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो कार्बन आयन को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी ही ज्यादा एनहांस हो जाएगी। ओके, तो देखो नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, टेल मी द ऑर्डर। 4 3 2 1, यही तो आएगा। ठीक है, कि आप नंबर ऑफ NO2 नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, व्हाट्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन विल इंक्रीज, और वो इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी एनहांस हो जाएगी। तो 4 3 2 1 दैट विल बी द आंसर। ओके, तो गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बड़ा ही एक शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखो आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएजेंट का सीक्वेंस पूछा है। देखो ऑयल क्लोराइड, इसको चेंज कर रखा है इन्होंने एल्डिहाइड में। बताओ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। ऑयल क्लोराइड को आप रिड्यूस करोगे तो यू गॉट द प्राइमरी अल्कोहल, बट हमें इस रिएक्शन को स्टॉप करना है एल्डिहाइड स्टेज पे। अब एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप करना है तो इसमें पॉइजन ऐड करना पड़ेगा। दिस वन इज रोजेनमुंड। रोजेनमुंड में क्या करते हैं आप, हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो दिस वन इज रोजेनमुंड रिडक्शन, ये इसका नाम है स्पेसिफिकली, और ये ऑयल क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी एल्डिहाइड स्टेज पे। ओके, बी। इसमें तो सीधा आपको रिएक्शंस का रोल पता होना चाहिए ना। फिर है देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको इसमें चेंज कर रखा है अल्फा क्लोरो। देखो ये अल्फा क्लोरो एसिड, मतलब इसकी अल्फा पोजीशन हैलोजन से रिप्लेस हो रही है। तो दिस वन इज HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की है, जिसमें हम क्या लेते हैं, क्लोरीन और रेड फास्फोरस प्लस उसको हाइड्रोलाइज करवा देते हैं, है ना। तो ये अल्फा पोजीशन से हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। HBZ, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक, तो वही है ना, बी ऑप्शन। फिर सी ऑप्शन ये भी फेमस है। देखो अमाइड, अमाइड चेंज हो रहा है RNH2 में, प्राइमरी अमीन में, और देखो ये एक कार्बन लेस वाला अमीन बन रहा है। तो ये एक ही रिएक्शन है, बताओ कौन सी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट। इसमें हम ब्रोमीन और NaOH इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट क्या बनता है, नाइट्रीन। फिर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें देखो हमारे पास देखा कीटोन, RCOCH3, इट इज कन्वर्टेड इनटू द RCH2CH3, कीटोन हो रहा है रिड्यूस CH2 में। अब एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में करना है रिड्यूस, तो WKR या फिर क्लीमेंसन या फिर मतलब मोजिंगो रिएक्शन, कोई सी काम में ले लें। हमारे पास ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ ऑप्शन में देखा है जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl में कीटोन रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, which of the following carbonyl compound cannot be prepared by addition of water in alkyne in presence of HgSO4 and H2SO4, ठीक है। तो देखो एक एक करके करते हैं। देखो हमारे पास देखो एसिटिलीन है, इसमें आपने Hg+2 ऐड किया और डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया ना, तो दिस वन इज कुचेरोव रिएक्शन, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है,
और आपको पता है इस रिएक्शन पहले क्या बनता है, विनाइल एल्कोहल। देखो पहले बनता है ये विनाइल एल्कोहल, यू गॉट CH2 डबल बॉन्ड CHOH और ये हो जाएगा टॉटोमराइज। ये टॉटोमराइज होकर के यू गॉट द एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड आपको यहाँ मिल जाएगा एसिटिलीन में, ये नंबर 1। तो एसिटाल्डिहाइड आपको मिल गया। फिर आइए ऑप्शन नंबर बी। देखो ये लिया आपने, ये टर्मिनल एल्काइन लिया, इसमें वही HCl डाइल्यूट H2SO। अभी फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, बताओ अल्कोहल का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल अटैच होगा, ये क्या बनेगा, इनॉल। वो इनॉल टॉटोमराइज होकर के यू गॉट द कीटोन, यू गॉट द मिथाइल कीटोन। फिर आइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी देखा प्रोपेनल। अब देखो प्रोपेनल तो यू कांट बी सिंथेसाइज, प्रोपेनल का सिंथेसिस तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये तो टर्मिनल एल्काइन से बनेगा। और ऑप्शन डी है ब्यूटेन 2-1। ब्यूटेन 2-1 बन जाएगा आपसे, आप ये ले लो ब्यूट-2-1 ले लो, आप ब्यूट-2-1 ले लो आप, तो इसमें HCl डाइल्यूट H2SO डालोगे तो यू गॉट द ब्यूटेन 2-1। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम एल्काइन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलीमर। पॉलीमर का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ब्यूना एस, यहाँ एस स्टैंड्स फॉर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, सल्फोनेशन, सल्फर स्ट्रेंथ एंड स्टाइरीन। अब ब्यूना एस इट इज द पॉलीमर है ना। अब ये हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो कौन कौन सी, ब्यूटाडाइन, सोडियम और एस मींस स्टाइरीन। ओके तो देखो ये तो ब्यूटाडाइन हो गया, यहाँ पे ले लो आप एस मतलब स्टाइरीन और ना मतलब होता है सोडियम। ठीक है, इन तीन का कॉम्बिनेशन है। देखो ये ब्यूटाडाइन, ये स्टाइरीन और ये सोडियम, तो एस स्टैंड फॉर द स्टाइरीन। इट इज नॉट सल्फोनेशन, स्ट्रेंथ या सल्फर, इसका कोई मैटर ही नहीं है, इशू ही नहीं है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं मूव। हमारे पास एक कन्वर्जन गिवन है। देखो हमारे पास ये तो एल्कीन गिवन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ ये कीटोन है और ये इसको कन्वर्ट करना चाह रहा है, इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा है, राइट, ये इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो रेस्पॉन्सिबल रीजेंट कौन है, ठीक है। तो देखो एल्कीन तो एज इट इज है, लेकिन ये कीटोन ग्रुप हो रहा है रिड्यूस CH2 में, तो कीटोन को रिड्यूस करना CH2 में, वो कैसे करें हम, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो आपने यदि इसका क्लीमेंसन करवाया, उसमें क्या लेते हैं, जिंक अमलगम और HCl, तो ये एल्कीन भी HCl से रिएक्ट कर लेगा और बना देगा क्लोरोएल्कीन। लेकिन अब आपको ये आपको अनअफेक्टेड चाहिए, तो आप यहाँ ले लें WKR, वोल्फ-किश्नर। वोल्फ-किश्नर में क्या लेते हैं बताओ, हाइड्रोजन प्लस सोडियम मेथॉक्साइड फॉलोड बाय हीटिंग। तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का डिराइविंग फोर्स क्या होता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है, वो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। तो WKR रीजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए। और ऑप्शन देखा है NaBH4। NaBH4 तो कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, निकल हाइड्रोजन वो भी ये कर देगा ना, तो करेक्ट ऑप्शन एक ही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ये एक्सप्लोर करना है हमें। तो देखो पहले तो हम ऑप्शन बना लेते हैं। ये 7 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। फिर हमारे पास देगा फ्यूरिन, ये यहाँ ऑक्सीजन होता है। सी ऑप्शन में देगा 4 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ डाइकेटाइन। और ऑप्शन नंबर डी में 3 बेंजीन रिंग करेक्ट कर रखी है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा, व्हिच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। अब देखो आप दिस कार्बन, ये जो अपेक्स वाला कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज है, इट मींस नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। तो आंसर तो ऐसे ही हो रहा है। अब देखो बी में देखो फ्यूरिन, इसमें लोन पे डीलोकलाइज हो गया, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ n 1, तो ये हो गया एरोमेटिक इन नेचर। इसमें देखो आप, इसमें रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू ऑफ n हो गया 0, तो 0 हो गया, तो इट इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। ये हकल्स रूल को कर रहा है, बताओ फॉलो। और ऑप्शन डी देखो, ये भी हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 2 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन एरोमेटिक कौन है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करें मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो
इट इज फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारे पास I3 नेगेटिव आयन है, यहाँ बॉन्ड एंगल और इसकी शेप पूछी है। तो बताओ ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा sp3d, और sp3d में बताओ शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन देखो ये हमारे पास लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, दूसरा ये तीसरा लोन पेयर है, ये देखो 1 2 3, और ये शेप हो गई लीनियर। दिस शेप इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। और ये क्या है हमारे पास लोन पेयर जो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, एक्सियल पोजीशन पे तो क्या है आयोडीन है यहाँ। तो लीनियर हो गया शेप और बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। दैट इज द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये देखा है कि द डायजोनियम सॉल्ट, इट इज फ्रॉम द कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखा है कि कौन सा कंपाउंड है डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करके बीटा नेफ्थॉल से रिएक्ट करके डाई प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये दे रखा है। तो वेरी सिंपल, देखो एक ऑप्शन दे रखा है एनिलिन, इसमें आप मिलाओ, इसका डाइल्यूटाइजेशन करवा दो, सोडियम नाइट्रेट और HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री। लो टेम्परेचर है तो बताओ लो टेम्परेचर में कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ बीटा नेफ्थॉल ऐड करो। बीटा नेफ्थॉल क्या होता है, ये होता है बताओ मीडियम एल्कलाइन है। अब दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे ये देखो इसकी अल्फा पोजीशन है बीटा, तो इसकी अल्फा पोजीशन पे डायजोनियम सॉल्ट की एंट्री हो जाएगी। तो देखो ये OH, यहाँ N डबल बॉन्ड N और यहाँ आगे बेंजीन, तो ये आगे एजो लिंकेज, एजो लिंकेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये हमारे कलर डाई है, ये डाई डार्क कलर का डाई है क्योंकि इसमें देखो रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बड़ा जबरदस्त रेजोनेंस है इसमें, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा, वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो गया तो डार्क कलर का डाई हो जाएगा, है ना। तो ये एनिलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और ऑप्शन देखा बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन से तो बताओ आपका कपलिंग रिएक्शन होती ही नहीं है ना, एरोमेटिक हमें अमीन चाहिए होगा, राइट। तो ये ऑप्शन दे रखा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है इसने। देखो मेल्टिंग पॉइंट है LiF और एक LiCl, और एक दे रखा है MgO और एक दे रखा है हमारे पास है ना NaCl। तो देखो इट इज फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, फेजेंस रूल। देखो Li+Li+ तो सेम है, F-Cl-। फेजेंस रूल क्या होता है, स्मॉल साइज का कैटायन लार्ज साइज का एनायन होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर एनहांस होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर एनहांस होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो देखो इसमें स्मॉल साइज का कैटायन और लार्ज साइज का एनायन है, तो पोलराइजेशन होगा या ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो मेल्टिंग जो आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट LiF का इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ऐसी इसमें आई, इसमें ये Na+ है, इसमें ये Mg+2 है। देखो चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, जितना कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा और आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर भी एनहांस होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग फेजेंस रूल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है। फिर आता है इंटीजर क्वेश्चन पे, एक इंटीजर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अमीन्स ऑब्टेन्ड बाय द गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते आप, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपके पास ऑप्शन दे रखा है वो एक तो आइसोब्यूटाइल अमाइन दे रखा है, एक दे रखा है इथाइल अमाइन, एक दे रखा है हमारे पास बेंजाइल अमाइन C6H5CH2NH2, और एक ऑप्शन दे रखा है एनिलिन। तो बताओ गैब्रियल-थैलामाइड से ये आपके एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, इनका सिंथेसिस पॉसिबल है, इस डी का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। इंटीजर में क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, इट इज फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। आपके पास 4.75 ग्राम दे रखा है एसिटिलीन का, HC≡CH, और इस टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 740 mmHg का, और वॉल्यूम आपसे यह पूछा गया है। तो देखो आपके पास प्रेशर है, अब आपको पता है 180 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर = 760 mmHg होता है, तो प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम आपको करना फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर लोगे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है,
ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है ये प्रॉब्लम है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये है हमारा जब हमारे पास एनिलिन है, एनिलिन का देखा 1.86 ग्राम और ये कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइलहाइड में। एसिटाइलहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड, NH डबल बॉन्ड और CH3 है ना। तो इधर का 1.86 ग्राम एनिलिन कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म एसिटाइलिन। अब देखा है सॉरी एसिटाइलहाइड, फिर देखा 10% ऑफ द प्रोडक्ट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो 10% लॉस्ट हो गया, मतलब इसकी यील्ड कितनी आई हमारे पास 90% यील्ड आ गई। अमाउंट ऑफ एसिटाइलहाइड ऑब्टेन्ड इज, ये हमें करना है फाइंड आउट, ठीक है। तो बताओ आप कैसे करोगे आप इसको, देखो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटाइलहाइड, ठीक है। अब इसका वेट आपको यहाँ क्या दे रखा है 1.86 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लो आप इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटाइलहाइड। इससे हमारे पास वेट आ जाएगा एसिटाइलहाइड का, ठीक है। और 90% यील्ड है, तो उस वेट इन ग्राम को 90% 90 अपॉन 100 कर दो, तो वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ एसिटाइलहाइड ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके, तो ये हमने इस पेपर को सॉल्व किया। आपको ये कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू सो मच अगेन।